हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, थर्ड डे के क्वेश्चन चैलेंज का जो सब कोई एक्टिव होकर के आंसर दिए थे और उसमें सबसे पहले जो आंसर दिया है वह उज्जवल गोरा है और जो सेकेंड आंसर दिया है वो राजकृति गुप्ता और थर्ड आंसर जो दिया है वो तपन कुमार मंडल। आप लोग को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं और ऐसे ही आप एक्टिव होकर के जवाब देते रहिए और मैं सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, उसके बाद आगे का लेक्चर। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन चैलेंज का क्वेश्चन क्या था कि a solution of ethyl benzoate in benzene freezes at temperature of 0.84 degree below the freezing point of benzene। मतलब जितना बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? तो 0.84 क्या है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? हम लोग को मोलैरिटी निकालना है। KF दिया हुआ है, KF फॉर बेंजीन इज 51.2 डिग्री पर मोल पर 100 ग्राम। बस यही कंफ्यूजन किया है क्या? तो ये पर 100 ग्राम। तो सबसे फर्स्ट देखिए दिया है क्या सॉल्व करना। जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट हम लोग गिवन पहचान दिया है डेल्टा TF कितना? तो 0.84 डिग्री। आइदर यू कैन टेक डिग्री सेल्सियस और यू कैन टेक द केल्विन। और क्या दिया हुआ है? KF कितना दिया है? तो 51.2 डिग्री पर मोल पर 100 ग्राम। और हम क्या बताया थे कि KF का वैल्यू हमको पर 1000 ग्राम लाना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/100 ग्राम हैव KF is equal to 51.2। आपको 1/100 को कन्वर्ट करना है 1/1000। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे हम लोग इसको भी 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना हो, 51/2 into 1/10। और जैसे ही 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम 5.12 पर 1000 ग्राम। ध्यान से देखिए 51.2 डिग्री पर मोल पर 100 ग्राम थे। 1/100 जब हम लेते हैं तो वैल्यू कितना है? 51.2। हम इस 1/100 को कन्वर्ट कर रहे हैं 1/1000। तो अगर LHS में हम 1/10 से मल्टीप्लाइड किए तो RHS में भी हमको कितना से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? 1/10। तब ये दोनों क्या होगा? फिर से यानी दैट विल कम 5.12 पर 1000 ग्राम के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर 100 था, इसमें कन्वर्ट कर दिए पर 1000। निकालना क्या है? मोलैरिटी। क्या फाइंड आउट करना है? मोलैरिटी। तब हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M। देयरफॉर M इज इक्वल टू डेल्टा TF बाय KF, यानी 0.84 डिवाइडेड बाय 5.1। अब देखिए डिवाइड करने से 0.84 को जब हम 5.12 डेसिमल हट जाएगा और डिवाइड करने से आएगा 0.164 है। यानी देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 0.164 है। और यही आंसर, और ये आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन चैलेंज का जो आंसर। नोट डाउन करिए बच्चों। देखिए फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग को छोटा छोटा टर्म्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले टर्म पढ़ना होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जैसा कि वर्ड ही बता रहे हैं कि मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन का मतलब होता है इट इज ए वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन, मतलब बहुत पतला सा स्किन है जो सेमी परमेबल मतलब आधा ही परमिशन देता है पास करने का और आधा नहीं देता है। अब हम लोग क्या पढ़े थे? याद करिए थोड़ा कि सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, एक है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा और सॉल्यूट पार्टिकल तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। अब मैं क्वेश्चन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब यही होता है कि दोज मेम्ब्रेन दैट ओनली अलाउ टू फ्लो द सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू इट, मतलब ये सिर्फ ना सॉल्वेंट पार्टिकल को फ्लो करने देता है, आने भी देगा।
जाने भी देगा, दोनों साइड से फ्लो कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्टिकल को, सॉल्वेंट पार्टिकल। और किसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपीएम। मतलब व्हाट इज एसपीएम? तो इट इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन दैट ओनली अलाउड टू पास द सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू इट, डू नॉट अलाउ टू पास द सॉल्वेंट पार्टिकल। ये सॉल्यूट को हिलने तक नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ इससे कौन फ्लो कर सकता है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो कर सकता है। डू नॉट अलाउ टू फ्लो द सॉल्वेंट पार्टिकल। ऐसा नहीं हम लोग ये स्किन कभी नहीं देखते या मेम्ब्रेन कभी नहीं देखते, बहुत जगह। जैसे अगर हम लोग को बहुत गर्मी लगता है तो ऐसा नहीं कि बॉडी में खाना खाएं हम लोग चावल दाल तो बॉडी से बाहर निकलने लगता है, सिर्फ क्या होता है, स्वेटनिंग, पसीना निकलता है बॉडी से बाहर। That only allowed to flow the solvent particle through it, do not allowed to pass the solute particle, वो solute को कभी पास नहीं कर देते। ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हम लोग बहुत जगह देखते हैं। इसलिए इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एसपीएम, जो नेचर में अवेलेबल है। तो नेचर में किस में अवेलेबल होगा, तो नेचर का दो ही सोर्स हो सकता है, या तो प्लांट में या तो एनिमल्स में। अब जैसे प्लांट के सोर्स में हम लोग बहुत सा देखते हैं, ऐसा नहीं हम लोग पहली बार देख रहे, खाली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा साइंटिफिक वे से, या थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे अभी गर्मी का मौसम, आप लोग लीची देखे होंगे, लीची का जब फर्स्ट लेयर हटाते हैं एक पतला सा लेयर निकलता है व्हाइट कलर का, वही होता है वो एसपीएम, सेमी परमेबल। चलिए जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा तो खाते होंगे, अंडा का जब फर्स्ट लेयर हटाते हैं ना एक पतला सा स्किन निकलता है, वही स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल। प्याज जब हम लोग छिलते हैं तो उसके अंदर भी एक पतला सा लेयर आता है, दैट लेयर्स आर कॉल्ड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एनिमल्स मतलब प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, सब में पाया जाता है क्या, एसपीएम। और अगर नेचुरल एसपीएम का बात करें तो ऐसा नहीं कि सब में बहुत पतला ही होता है, जैसे हम लोग का ब्लैडर होता है जिसमें हम लोग खाना स्टोर किया जाता है पेट के अंदर, वो भी एसपीएम का ही होता है। अब ना प्रॉब्लम है कि सबसे मजबूत अगर नेचुरल एसपीएम है तो पिग्स ब्लैडर, मतलब जो पिग होता है उसका जो ब्लैडर है वो सबसे हार्ड और सबसे स्ट्रॉन्ग एसपीएम में काउंटिंग है। तो जनरली हम लोग लीची में देखते हैं, एग में देखते हैं, बहुत पतला लेयर होता है, दैट इज पार्ट ऑफ एसपीएम। अब ना अगर हमको नेचर से नहीं अवेलेबल होगा तब हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, इसको मैन मेड भी बोलते हैं, इट इज आर्टिफिशियल एसपीएम। व्हाट इज आर्टिफिशियल एसपीएम? तो दोज एसपीएम दैट मेड बाय द केमिकल सब्सटेंस, जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं केमिकल सब्सटेंस के हेल्प से, वैसे हमको हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल एसपीएम। जैसे एग्जांपल क्या है, सेलोफेन पेपर, मतलब ये एक ऐसा पेपर, फिल्टर पेपर के जैसा होता है जिसमें अगर हम लोग फिल्टर करेंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल खाली फ्लो करेगा, सॉल्ट पार्टिकल या सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट अलाउ टू फ्लो। जैसे एक होता है पार्चमेंट पेपर, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ ए फिल्टर पेपर व्हिच ओनली अलाउ टू फ्लो द सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू इट, सबसे सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने देगा, डू नॉट अलाउ टू फ्लो द सॉल्वेंट पार्टिकल। और जैसे एक कंपाउंड होता है सिलिकेट, जितना का भी सिलिकेट ले सकते हैं, दे आर आल्सो एक्ट एज एसपीएम। या एक पूछा जाता है कॉपर या क्यूप्रिक फेरो साइनाइड एक कंपाउंड, इट आल्सो एक्ट एज द आर्टिफिशियल एसपीएम, मतलब ये भी आर्टिफिशियल एसपीएम के थ्रू काम करता है, जिसमें माइक्रोपोर्स होता है, और इतना माइक्रोपोर्स होता है, इतना छोटा, इट ओनली अलाउड टू फ्लो द सॉल्वेंट पार्ट। जैसे हम लोग के बॉडी में छोटा छोटा छेद है which is called the micropore, जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखिए उसी से पसीना निकलता है, ऐसा नहीं कि पाइप लगाया है, पाइप में छेदा किया है कि मोटर चालू हो गया तो पसीना पानी निकल जाएगा, ऐसा नहीं। There is a very small micropores that only allowed to flow the solvent particle through it, वो सिर्फ solvent particle। तो ऐसे करके हम लोग आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं और कुछ नेचर में भी अवेलेबल, और इसका जरूरत पड़ेगा किसको पढ़ने में, ऑस्मोसिस, तभी हम पढ़ सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट हमको पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस, लेकिन उससे पहले भी हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ्यूजन, जो 11 में भी हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये पढ़ना है कि व्हाट इज डिफ्यूजन।
देखिए डिफ्यूजन एक बहुत सिंपल तरीका है। इट इज द स्पॉन्टेनियस, ये खुद से प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जिसमें ना स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है। इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल टू गिव होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और जिसमें ना एक फेनोमेनन होता है, उस फेनोमेनन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल फ्लो करके लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जैसे लीकिंग ऑफ गैस, वो भी एक तरह का डिफ्यूजन। जैसे एक सिलेंडर में हम लोग गैस रखते हैं, उसमें हाई प्रेशर रहता है, जैसे ही वो लीक करता है, सराउंडिंग का प्रेशर लो है तो सब गैस फ्लो कर जाता है, किधर मिक्स कर जाता है, तो हाई प्रेशर से किधर चला जाता है, लो प्रेशर। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग डिफ्यूजन का देखे होंगे, जैसे एक बाल्टी पानी लेते हैं, जब देखे होंगे व्हाइट शर्ट में ना ब्लू विट्रॉल डाला जाता है, ब्लू विट्रॉल जिसको नील बोलते हैं हम लोग। जैसे ही 2-4 बूंद डालते हैं, पहले वो एक जगह जमा होता है, तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है और सराउंडिंग का कंसंट्रेशन लो है। धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या होता है, सराउंडिंग में फ्लो कर जाता है चारों। और अगर ये फ्लो कर गया तो किधर से किधर फ्लो कर गया, हाई कंसंट्रेशन से किधर फ्लो कर गया, लो कंसंट्रेशन। इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलना पड़े तो क्या बोलेंगे, it is the spontaneous flow of solute and solvent particle that mix together and give homogeneous mixture. Yeah, it is the flow of particle from high concentration to low concentration that uniformly distribution या give homogeneous mixture. ऐसे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के टर्म। और अगर यही चीज हम गैस के टर्म में बोलेंगे तो सिंपल डिफ्यूजन क्या पड़ेगा, इट इज द स्पॉन्टेनियस लीकिंग ऑफ गैस। मतलब गैस अगर खुद से लीक कर जाता है तो दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। और हम लोग उसको बाई फोर्सली, जैसे सिलेंडर को खोलेंगे तो लीक करता है, या सिलेंडर खोलते हैं तो गैस फ्लो करता है, तो उसको बोलते हैं इफ्यूजन। क्या, इफ्यूजन। मतलब हम लोग अगर प्रोसीड कराए तो इफ्यूजन, और अगर खुद से हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी ये डिफ्यूजन जो है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो, किधर से किधर, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये सॉल्यूशन में भी ऑब्जर्व होता है, गैस। और इसी का जस्ट उल्टा होता है ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस इज नॉट द स्पॉन्टेनियस फ्लो हम बोल सकते, इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। मतलब ये डायरेक्ट, ये हर फेनोमेनन में हम लोग कुछ दे नहीं दे, बस एक गिलास पानी दिए, उसमें सपोज करिए HCl डाल दिए, तब भी ऐसा होगा, ब्लू विट्रॉल डाल दिए तब भी वैसा होगा। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए देयर इज सम कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। जैसे इसमें फ्लो किधर था, हाई से लो, तो इसमें उल्टा होगा, किधर से किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए जिसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए ऑस्मोसिस एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लेकिन कब और कैसे ये समझना पड़ेगा। जैसे पहले ना हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बीच में SPM लगा दिए, सेलोफेन पेपर या कोई भी पर्चमेंट पेपर, मतलब एनी काइंड ऑफ द SPM दैट यू कैन बी यूज, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब एक साइड हम लोग क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट रख देते हैं, कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, वाटर रख सकते हैं, मिल्क रख सकते हैं, बेंजीन रख सकते हैं, टॉलविन, बस ये प्योर सॉल्वेंट। या अगर हम प्योर सॉल्वेंट नहीं रख सकते हैं तो इधर का सॉल्यूशन रखते हैं विच इज लेस कंसंट्रेटेड, प्योर है तो लेस ही कंसंट्रेटेड, और सेम अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, इधर रखते हैं सॉल्यूशन रख देते हैं। जैसे अगर इधर हम वाटर रखते हैं, इधर NaCl का सॉल्यूशन रख देते हैं, शुगर सॉल्यूशन रखते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन रख देते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नॉट प्योर सॉल्वेंट। या अगर हम इधर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखे तो इधर क्या करते हैं, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रख देते हैं, छोड़ देते हैं। सर्टेन टाइम के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो लेयर है ना वो थोड़ा ऊपर उठ गया। व्हाई? अब साइंटिस्ट को यही सवाल जनरेट, और ऐसा नहीं हम लोग नहीं देखते, चना को हम लोग पानी में डालते हैं स्वेल कर जाता है, क्यों स्वेल करेगा,
उतना फुर्सत है सर, प्रोटीन है खा के खत्म कर दिए प्याज व्याज डाल के, लेकिन व्हाई शुड इट बिकम स्वेल? हम लोग आखिर उसको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए आखिर वो स्वेल किया क्यों? कुछ तो रीजंस होगा व्हाई शुड इट अंडरगोइंग द स्वेलिंग। चना भी नहीं एक्चुअली किशमिश को अगर हम लोग देखते हैं पूरा सूखा रहता है, उसको जैसे हम लोग खीर बनाते हैं बॉईल कराते हैं उसमें देखते हैं वो फूल जाता है, क्यों? देयर इज अ सर्टेन, तब साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जब हम लेस कंसंट्रेशन रखें मोर कंसंट्रेशन और दोनों का लेयर हम सेम रखें फिर ये क्यों बढ़ेगा आफ्टर सर्टेन टाइम? इसका मतलब क्या होगा? इधर से पार्टिकल फ्लो किया होगा इधर, तो कौन फ्लो किया होगा? और हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे एसपीएम किसको बोलते हैं? A thin membrane which only allowed to flow the solvent particle, ये सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो करने देता है। यानी अगर इसमें वाटर होगा तो सिर्फ कौन फ्लो किया होगा? वाटर, NaCl कभी फ्लो नहीं करेगा। और इसी फेनोमेनन का बस नाम रखा गया क्या? ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? It is the flow of the solvent particle through SPM from less concentration to more concentration or pure solvent to solution। और कब तक फ्लो? Till the concentration of both become equal, यानी दोनों का concentration बराबर होना चाहिए। जैसे आप लोग आलू को बॉईल करके देखें, जैसे छोटा सा आलू डालते हैं वाटर डाल करके उसको बॉईल करते हैं, इट बिकम ग्रो इन द साइज, थोड़ा साइज बढ़ जाता है, उसको और थोड़ा देर बॉईल करेंगे। तो जब हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और बॉईल करेंगे देखेंगे आलू के सरफेस पे ना क्रैक कर जाएगा, फट जाता है सर। क्यों? क्योंकि जब ये ज्यादा वाटर इंटर करेगा तो उसके सरफेस का जो बाउंड्री है अब उस वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है? फर्दर क्रैक करेगा। तो अगर हम नेचुरली हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसलिए ऐसा होगा, लेकिन अगर हम नेचुरली छोड़ेंगे तो ये तब तक सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? इक्विलिब्रियम या इक्वल नहीं हो जाना। और इसी फेनोमेनन को नाम है क्या? ऑस्मोसिस। तो इसके लिए कंडीशंस है। पहला कंडीशन है कि बिना एसपीएम का कभी हो ही नहीं सकता ऑस्मोसिस, और बिना एसपीएम के इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू पास ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल, क्योंकि एसपीएम एक ऐसा मेम्ब्रेन है दैट ओनली अलाउड टू फ्लो द सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू। तो हम लोग जब इसका डिफाइन करेंगे तो एवरीथिंग एक्सप्लेन करेंगे। बुक में क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन दे दिया होगा कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन और प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। सच फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अब उसको अच्छा से एक्सप्लेन करिए कि व्हेन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय एसपीएम, मतलब जब हम इस दोनों सॉल्यूशन को एसपीएम से सेपरेट करेंगे तब ऐसा होगा। Then the process of spontaneous flow of the solvent particle from less concentration to more concentration through SPM till the concentration of both become equal, और उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और ऐसा नहीं हम लोग नहीं देखते, लाइफ में बहुत इसका यूज है, बहुत। जैसे अभी हम दो एग्जांपल बताएं, चना को देखते हैं तब, या किशमिश में देखते हैं तब, ऐसा ऐसा बहुत से एग्जांपल, लेकिन पढ़ेंगे थोड़ा देर अभी और है इसमें से पढ़ना है उसके बाद। जैसे ऑस्मोसिस का डिफाइन लिख सकते हैं, और इसमें ना दो तरह का ऑस्मोसिस हो सकता है। पढ़ेंगे कि दो तरह का क्या ऑस्मोसिस, जैसे कि एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किया गया। एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। जैसे ग्रेप्स को हम लोग ना नेचर में छोड़ देते हैं धूप में, अभी गर्मी है, इतना धूप है कि ऐसे सूख जाएगा, और जैसे ये सूख जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है किशमिश में। जैसे देखे होंगे आलू का स्पाइस काटा जाता है, उसको सुखाकर वो चिप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग कभी थिंक ही नहीं करते कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल था वो कहां गया? वेयर शुड द वाटर मॉलिक्यूल विल गो? इसका मतलब इसके अंदर का वाटर मॉलिक्यूल सब बाहर निकल के इट कैन बी एग्जिस्ट फ्रॉम द मेम्ब्रेन। और अगर मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो वैसे फेनोमेनन को कहा गया एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। याद रखना है कि वर्ड कि जब जब एक्सोऑस्मोसिस होगा तब तब वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। जो भी सिस्टम है, चाहे वो ग्रेप्स हो, वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा सब। जिसका आप लोग एक बेस्ट एग्जांपल गर्मी में देखते हैं, अचार बनाते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, आम का जो स्पाइक काटते हैं हम लोग छोटा छोटा पीसेस में कट करते हैं, उसको NaCl के हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डाल देते हैं। और जैसे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डालते हैं, आम में जितना वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सब बाहर निकल आता है, तब आम क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। रीजन तो एक्सोऑस्मोसिस। क्या रीजन होता है, एक्सोऑस्मोसिस। यही किशमिश को ना हम लोग वापस क्या करते हैं, मिल्क में डाल देते हैं। जैसे इसको मिल्क में एंटर करते हैं, फिर ये देखते हैं स्वेल कर जाता है, फिर वापस ग्रेप तो नहीं बन सकता है, लेकिन फिर क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है। जो बेचारा सूख गया था बिना खाए पिए एकदम पतला दुबला हो गया, फिर वापस मोटा हो जाता है, जैसे लॉकडाउन में हम लोग सब मोटा हो गए वैसे ही। तो आखिर क्यों स्वेल कर गया, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर से एंटर कर गया, इट कैन बी इंटर इन द मेम्ब्रेन, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर से एंटर करे उस फेनोमेनन को बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। तो बढ़िया से एकदम समझिए, इसे बहुत कंसेप्चुअल और रीजनिंग क्वेश्चन आता है। जब जब बोलेगा कि मेम्ब्रेन स्वेल कर रहा है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट पार्टिकल एंटर इनटू द मेम्ब्रेन एंड सच फेनोमेनन इज कॉल्ड द इंडोऑस्मोसिस। और जब जब क्वेश्चन बोले कि श्रिंक कर रहा है या स्वेल कर रहा है, तब तक याद रखना है क्या, कि वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट पार्टिकल आउटसाइड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से बाहर चला गया, और ऐसे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। जैसे अगर बुक का एग्जांपल हम लोग देखेंगे ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होता है, थोड़ा समझने का चीज है। जैसे हम लोग देखते हैं एक अंडा तो देखे हो, इसके ऊपर ना हार्ड लेयर होता है कैल्शियम का। अगर इस अंडा को हम लोग कंसंट्रेटेड HCl में डाल दें, तो जो ये कैल्शियम का लेयर होता है ना हार्ड, वो इस HCl के साथ रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करके बना देता है CaCl2। मतलब ये ऊपर का जो हार्ड लेयर होता है वो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, अंदर का जो भी प्रोटीन होता है वो वाटर के साथ, और साथ में SPM पतला सा लेयर बन जाएगा। अब बोला इस पतले से लेयर को ना बढ़िया से उठा करके क्या किया साइंटिस्ट है भाई, दिमाग को लगाता है वो क्या किया, इस अंडे को डाल दिया वाटर, प्योर H2 छोड़ दिया। देखा सर्टेन टाइम के बाद ना ये स्वेल करेगा, इसका साइज बड़ा होगा। तब साइंटिस्ट को बात आई, भाई साइज बड़ा क्यों, बोला कुछ तो गड़बड़। और साइज कब बड़ा होगा, जब बाहर का वाटर मॉलिक्यूल इंटर किया होगा मेम्ब्रेन, और अगर इंटर कर रहा है तब ये स्वेल करेगा, और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस। क्या, और इसी जिसमें ना SPM वाला जो कंसंट्रेटेड HCl से निकाला, फिर अंडा दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये अंडा रखा, अब बाहर ना प्योर वाटर नहीं रख दिया, दे आर यूजिंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब जब जैसी हाई कंसंट्रेशन यूज किए, ये हो गया मोल और ये क्या हो गया, लेस कंसंट्रेटेड। और यहां पे जब हम प्योर सॉल्वेंट लिए तो ये क्या था, लेस कंसंट्रेटेड, और अंडा में पानी तो नहीं होगा, प्रोटीन भी होगा, इसका मतलब ये जो अंडा है इस समय क्या है, मोर कंसंट्रेटेड। तो हम क्या बता रहे हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा फ्लो कर रहा है किधर से किधर, लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ, इसलिए स्वेल। लेकिन जैसे हम लोग बाहर मोर कंसंट्रेटेड ले लिए और अंदर हो गया जो एक पार्टिकल है वो लेस कंसंट्रेटेड, तो अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और जैसी फ्लो किया सर्टेन टाइम के बाद देखा कि छोटा हो गया साइज, मतलब ये श्रिंक कर गया। व्हाई शुड इट श्रिंक, इसका मतलब जरूर एक्सोऑस्मोसिस। तो यही दो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के जिससे कंफर्मेशन हुआ। इसके बाद नेचर में नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, किसका, इंडोऑस्मोसिस का भी और एक्सोऑस्मोसिस का। जैसे एक एग्जांपल बताया, कन्वर्शन ऑफ ग्रेप्स टू द किशमिश, कि अगर हम अंगूर को या ओनियन, मान ली किसी भी चीज को, कोई भी फ्रूट्स को, पोटैटो को छोड़ देते तो सूख जाता है। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल कैन बी इंटर फ्रॉम द मेम्ब्रेन, सॉरी एग्जिस्ट फ्रॉम द मेम्ब्रेन और गो आउटसाइड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, और जैसे वो मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है वो क्या होता है, जैसे अचार बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज ना ब्रेन में बैठा लीजिए कि फूड पार्टिकल तभी खराब होता है जब उसमें पानी है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ना हमेशा जर्म्स को इनवाइट करता है, हमेशा दे आर ऑलवेज गिविंग द जर्म
कोई इनविटेशन देता है कि आओ मेरे पास कीड़ा लागू चलिए, उसी चीज को जब हम सुखा देते हैं तो जल्दी खराब नहीं होता। किसी भी चीज को देख लीजिए, जैसे आलू ऐसे छोड़ दीजिए खराब हो जाएगा, उसको स्लाइस में काट दीजिए, सुखा दीजिए, वो चिप्स बन जाता है। 6 महीने के 1 साल भी पैकेट में बंद रहता है, तब भी हम लोग 5 रुपए में खाते हैं। तो दैट इज द एवरी टाइम ग्रेप्स खराब हो जाएगा, उसको किशमिश में कन्वर्ट करते हैं, वो खराब नहीं। आम को अगर आम क्यों इतना हम लोग अचार बनाते हैं, क्योंकि आम एक सीजनल फ्रूट है और सबसे इंपॉर्टेंट उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हम लोग चाहते हैं उसको साल भर खाना है, तो कैसे खा सकते हैं, उसको रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तब साइंटिस्ट क्या किया कि उसमें से पानी का एक एक बूंद निकालना है, और जैसे ही पानी निकालना है उसके लिए यही थ्योरी यूज करना पड़ेगा कि बाहर का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, मोर, और आम के पार्टिकल का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, लेस। तो जितना इसके अंदर पानी होता है सब बाहर, और जैसे ही बाहर निकलता है इट बिकम्स श्रिंक, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसमें पानी का पार्टिकल तो है नहीं, तो जब पानी नहीं होगा तो लोग जितना दिन तक भी इस आम को रखेंगे वो सेफ रहेगा। इसलिए हम लोग घर में सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कि नहीं भींगा हाथ से अचार नहीं निकालना, खराब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही उसमें वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे आप देखिएगा उसमें दे कैन स्टार्ट द जर्मिनेटेड, उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा, कारण कि वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज गिव द इन्विटेशन ऑफ जर्म्स। इसी अब इसका एग्जांपल हम लोग का देखते होंगे, सब्जी बेचने वाला जो कैरेट ये सब बेचता है हमेशा पानी छींटते रहता है, क्यों छींटते हैं? तो हम लोग यही सोचते हैं कि पानी छींट करके वेट बढ़ा देता है, थोड़ा वजन ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा कॉस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर गर्मी में वो जैसे ही छोड़ देगा तो वो सब सूख जाएगा, विद दैट बिकम वेरी थिन, और अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो कौन कर देगा, गाजर या मूली ये सब, तो बेचारा सूखा लगेगा, जैसे हड्डी है, कुछ है ही नहीं उसमें मांस। तो उसी से बचने के लिए दे कैन बी स्प्रेडिंग द वाटर मॉलिक्यूल, ताकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर से फिल्टर करते रहे और वो अपना ओरिजिनल स्टेट में। ऐसा बहुत सा एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं व्हेन यू ऑब्जर्वेशन कि किसी भी फूड पार्टिकल को अगर बचाना होता है लॉन्ग टाइम तक, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डालते। जैसे आप देखे होंगे जो होटल सब में ना मटन चिकन या मछली फिश बेचता है, वो लोग क्या करते हैं, अगर वो बच गया तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत खत्म हो जाता है, कुछ तो बच ही जाता है। तो देखिए उसमें नमक का लेयर लगा देता है, नमक और हल्दी का लेयर लगा, उससे लॉन्ग टाइम तक सेफ रह सकता है। क्यों? क्योंकि हल्दी एक क्या होता है, एंटीबायोटिक है, इसमें बैक्टीरिया नहीं आता। नमक का काम क्या होता है, मान लीजिए लंप ऑफ चिकन है या फिश पार्टिकल, जब NaCl का सॉल्यूशन डाल दिए, NaCl का लेप चढ़ा दिए, तो बाहर का कंसंट्रेशन हो गया हाई अपर लेयर का, और अंदर के लेयर का कंसंट्रेशन है लो। यानी जितना पानी अंदर होगा सब पानी क्या होता है, बाहर आता है। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है इट कैन बी ड्राई, वो एयर से क्या होता है, सूख जाता है, अंदर तो पानी बचा नहीं, इसलिए हम जितना देर तक इसको रख सकते हैं। इसी तरह से बनता है वो सीख कबाब, देखे होंगे, ज्यादा बोलेंगे फिर लालच आएगा। सीख कबाब है ड्राइड, जितना भी हम लोग बनाते हैं दे आर यूजिंग द दिस, बिकॉज़ NaCl का जब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हम लोग अपर लेयर में रखते हैं तो अंदर से जितना भी वाटर मॉलिक्यूल दे आर कमिंग आउट एट द सरफेस, और सरफेस से क्या होता है, एयर के थ्रू या हाई टेम्परेचर के थ्रू इट बिकम्स ड्राइड या कन्वर्टेड टू वेपर, वो सब वेपर में कन्वर्ट होता है। अंदर का पार्टिकल में वाटर है नहीं, इसलिए वो सेफ रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। और इसी ऑस्मोसिस फेनोमेनन से ना हम लोग भी ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। हम लोग के बॉडी में ऐसा नहीं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, नाइट्रोजन जाता है, CO2 जाता है, तो ऐसा नहीं कि अंदर एक तो आदमी बैठा है सबको छाट के अलग कर रहा, नहीं। दे आर यूजिंग द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस, और इसी ऑस्मोसिस के थ्रू ना प्लांट भी क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां तक, तो रूट से लेकर के अदर बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट, कहां तक, अदर बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये सब इसका यूज है, जिसमें ना कंसेप्चुअल रीजनिंग क्वेश्चंस आता है एग्जाम, इसलिए ध्यान रखना है कि एक पार्ट। अब अगर इसका डेफिनेशन बोले तो हम क्या बताएंगे, व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो those process in which pure solvent and solution is separated through SPM, then the net spontaneous flow of the solvent particle from less concentration to more concentration through SPM till the concentration of both becomes same. Such phenomenon is called osmosis.
अब थोड़ा सा और समझना, ज्यादा नहीं। देखिए, हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस नहीं हो, तब क्या करना चाहिए? व्हाट यू हैव टू डू? तब हमको इसको रोकने, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। हम चाहते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो इधर से इधर नहीं करे, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना होगा। क्या बताइए, सोचिए। हम क्या बताएंगे? अगर लाइफ को रिलेट करिएगा साइंस से, तो मजेदार साइंस चीज लगेगा। जैसे कभी किसी का हाथ कट गया, ब्लड बाहर आ रहा है, हम चाहते हैं कि ब्लड बाहर नहीं आए, तो क्या टच करेंगे तो ब्लड रुक जाएगा? क्या करना पड़ता है? उसको जोर से हम लोग प्रेस करते हैं। कभी सोचिए कि हाँ, जोर से ही प्रेस क्यों करना है? Why should it cannot be stopped by touching the finger? हम लोग उसको किसी चीज से टच कर दिए तो रुक जाना चाहिए? नहीं, पट्टी भी बांधते हैं, देखे होंगे, जोर से टाइट करके बांधते हैं। क्यों? ये तभी स्टॉप कर सकता है जब इसमें से जो प्रेशर आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। मतलब जितना प्रेशर से इधर जा रहा है, इस फेनोमेनन को या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल को रोकना है, रोकने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर का नाम रखा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। बस, और कुछ नहीं, इसको पाई से रिप्रेजेंट। यानी व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर? तो सिंपल सा चीज है। अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखना है तो इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट कैन बी प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। यानी इतना प्रेशर जिससे कि हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग नाम रखते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा अच्छा लिखे तो अपने लिए भी अच्छा है कि व्हाट इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड ओवर एसपीएम थ्रू मोर कंसंट्रेशन साइड। हम लोग जब भी इसमें अप्लाई करना होगा, किधर से अप्लाई करना है? तो मोर कंसंट्रेशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। यानी जो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर फ्लो कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग नाम रखते हैं क्या? ऑस्मोसिस। और ये ब्रेन में रखना है कि पार्टिकल जिधर से फ्लो होता है ना, उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से ही प्रेशर लगाते हैं। जैसे इमेजिनेशन करिए कि आज बहुत बारिश हुआ, आपके घर में जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है, नाली से जो पानी बाहर निकलता है, घर का पानी बाहर निकलता है, अब उसी नाली से बाहर का पानी इंटर करने लगे, हम लोग उसको रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? क्या नाली तोड़ देते हैं? उस नाली में क्या करते हैं? प्रेशर लगा के उसको जाम करना पड़ता है। तो जितना बाहर से प्रेशर आ रहा है, उसके अगर बराबर प्रेशर लगाएंगे या तभी रुकेंगे। अगर हम उससे कम प्रेशर लगाएंगे तो इट कैन नॉट बी स्टॉप। इसलिए इसको कहा गया मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। मतलब उतना प्रेशर लगाना है जिससे कि ये ऑस्मोसिस या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल स्टॉप कर जाए। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या नाम रखें? ऑस्मोटिक प्रेशर। यही इसका डेफिनेशन है। तो हम लोग को कुछ का डेफिनेशंस लिखना पड़ेगा, जैसे ऑस्मोसिस का, इंडो ऑस्मोसिस का, एक्सो ऑस्मोसिस का और ऑस्मोटिक प्रेशर। तब इसका डिटर्मिनेशन भी पढ़ना है। तो देखिए, ऑस्मोसिस का ना डेफिनेशंस क्या होता है कि when pure solvent या less concentrated solution, pure solvent and solution separated by SPM, then the spontaneous flow of सॉल्वेंट पार्टिकल, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो कर सकता है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट या उसको लेस कंसंट्रेटेड बोलते हैं, टू सॉल्यूशन या मोर कंसंट्रेटेड। यानी फ्लो किधर से किधर करना है? तो लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन करना है। किसके थ्रू? तो थ्रू एसपीएम। किसके थ्रू? एसपीएम। और कब तक होगा? तो टिल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बिकम
इक्वल या इक्विलिब्रियम. Such flow of solvent particle is called osmosis. मतलब ऑस्मोसिस हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेटेड थ्रू सोल्यूट एसपीएम. लेकिन अगर थोड़ा अच्छा से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय एसपीएम. मतलब ये कंडीशन है कि इसके बिना हो ही नहीं सकता है ऑस्मोसिस. किसके बिना? तो एसपीएम के. इसलिए हर वो चीज एसपीएम जिसके पास है वो ऑस्मोसिस फेनोमेनन को प्रोसीड कर सकता है. कब? जब वो फ्लो करता है पार्टिकल को किधर से किधर, प्योर सॉल्वेंट या लेस कंसंट्रेशन किधर जाना है तो टू मोर कंसंट्रेटेड थ्रू एसपीएम. और इसी का हम बताएं दो टाइप होता है. एक है इंडो ऑस्मोसिस. तो व्हाट इज इंडो ऑस्मोसिस? तो इसको सिंपल याद रखिए कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from outside to membrane. मतलब जब बाहर से वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करता है उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोऑस्मोसिस. मतलब इट इज द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू मेम्ब्रेन या इंटर द मेम्ब्रेन कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस. सो इट मस्ट बी स्वेल द मेम्ब्रेन. इस फेज में ना मेम्ब्रेन स्वेल करना ही करना है. और इसी का जस्ट उल्टा है बी नंबर क्या? एक्सोऑस्मोसिस. कि व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? तो जस्ट आप लोग लिख सकते हैं कुछ कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम मेम्ब्रेन टू आउटसाइड. मतलब जब मेम्ब्रेन से कभी भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस. यानी इसमें हमेशा एग्जिस्ट करेगा या ट्रांसफर होगा किधर से किधर तो मेम्ब्रेन टू आउटसाइड. और इससे ना हमेशा श्रिंक कर जाएगा मेम्ब्रेन. क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा. यानी इससे हमेशा ब्रेन में बैठा रहना है कि साइज एकदम छोटा हो जाएगा और इससे क्या होगा? साइज क्या होगा? बड़ा होगा. जैसे इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं. जो सीमेंट में बहुत देर तक काम करता है देखिए उसका हाथ जो है ना वो थोड़ा सिकुड़ जाता है. कारण क्या है? तो सीमेंट का कंसंट्रेशन हाई और बॉडी का कंसंट्रेशन क्या है? तो हम लोग के बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? या गर्मी में देखे होंगे बहुत बार जब बहुत पसीना चलता है तो हम लोग पिचक जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग के बॉडी से जो पानी है वो बाहर निकल गया. तो वैसे यहां याद रखना है कि जब कभी भी मेम्ब्रेन से आउटसाइड की तरफ जाए तो एक्सो, जिसमें हमेशा क्या होगा? श्रिंक. और जब कभी आउटसाइड से मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा तो इंडोऑस्मोसिस, और जिसमें हमेशा क्या होता है? स्वेल. क्या होगा? स्वेल. अब इसी का वर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो बच्चों ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग ना फिगर में समझे थे कि होता क्या है. अब इसी का डेफिनेशन पढ़ना है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो हम क्या बताएंगे कि इट इज मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर. एयर जो प्रेशर लगाता है वो नहीं, हम लोग इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं. इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड ओवर एसपीएम थ्रू हाई कंसंट्रेशन साइड to stop or prevent the flow of solvent molecule during osmosis. Such extra pressure is called osmotic pressure. मतलब it is the minimum extra pressure that applied over SPM through high concentration site to stop the flow of solvent molecule during osmosis. और जब कुछ नहीं बुझा है
तब एकदम सिंपल सा आप याद होता है कि जो हम लोग फिगर में पढ़े वही लिख दीजिए कि इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर over SPM to prevent osmosis. मतलब इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर जो किस पे लगाना है, SPM पे। किस लिए? टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग नाम रखते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे अभी हम एग्जांपल बताए थे या फिगर के थ्रू, इसको हम SPM से कवर किए, इधर भी सेम पार्टिकल था, इधर भी सेम। धीरे धीरे ये सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो में लेयर बढ़ गया। हम चाहते हैं कि ये जो लेयर बढ़ गया ये नहीं बढ़ना चाहिए, इसी इतना ही हम लोग प्रेशर लगाते हैं। इसलिए जब वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, तो कभी कभी एक्सपेरिमेंटल में इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब ये सपोज करिए इतना वॉल्यूम बढ़ गया, इसी वॉल्यूम को रोकने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है। जितना एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लगाना है उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग खाली नाम रखें क्या? पाई। क्या नाम रखें? पाई, व्हिच इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक। हो सकता है कि 10 मिलीमीटर बढ़े, तो 10 मिलीमीटर के बराबर ही हमको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़े, क्योंकि यहां तक तो लेयर कॉमन था दोनों। तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस कितना क्वांटिटी बढ़ेगा, तो सपोज करिए यहां से यहां तक बढ़ेगा, तो इसी क्वांटिटी को रोकने के लिए हम लोग जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना जब इसका न्यूमेरिकल देता है तो इट कैन बी कंपेयर विद द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और अगर आप लोग फिजिक्स के टर्म में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़े होंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या था? रॉ GH। क्या? रॉ GH। व्हाट इज रॉ? इट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि कोई सॉल्यूशन भारी होता है, कोई सॉल्यूशन हल्का होता है, तो सब एक समान नहीं होते। इससे वो कितना हाइट ट्रैवल किया और किसके अगेंस्ट ट्रैवल करता है, तो G इज द ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसको रोकने के लिए हम लोग जितना प्रेशर लगाते हैं उसको यहां पे हम लोग सिंपल नाम रखते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये सोचना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में डिपेंड किस किस चीज पे करता है, मतलब हमको डिटर्मिनेशन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ पाई, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन समझिए। सपोज करिए इधर से ना 3 पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, इसको रोकना है, और एक बार ना अगर ये 5 पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, इसको रोकना है। हमको किस में ज्यादा प्रेशर लगाना है? 5 पार्टिकल में। क्यों? जैसे इधर से 3 आदमी आ रहा है, इसको रोकना है, इधर से 5 आदमी आ रहा है, इसको रोकना है। हम लोग को इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसमें कम। ऐसा कब होगा? जब इधर का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा और इधर का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। यानी देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन इज मोर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फ्लो। जैसे एग्जांपल बताते हैं, अगर सपोज करिए धनबाद में कोई झारखंड का हीरो आ गया, छोटा मोटा, जो झारखंड के पिक्चर में बनाता होगा, उसको कोई जानता भी नहीं, तो अगर वो धनबाद आ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस नहीं बुलाना पड़ेगा या कोई सिक्योरिटी नहीं लाना पड़ेगा। वो बेचारा किसी दुकान में जाएगा तो उसको खुद बोलना पड़ेगा कि हम भी हीरो है। बोले कहाँ का? बोले झारखंड का पिक्चर बनाते हैं। तो जो दुकान वाला बोले हम भी हीरो, अपने दुकान में पिक्चर बनाते हैं। लेकिन ये हो गया किसके लिए? तो जिसका लेस कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम, उससे मिलने आ रहा है। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि धनबाद में सलमान खान, दे आर द सेलिब्रिटीज, विराट कोहली आते हैं, दे आर द सेलिब्रिटीज, तो नंबर ऑफ पीपल उसके साथ जमा होना चाहेगा। यदि उसको रोकने के लिए हम लोग को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन मोर तरफ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मोर एंड मोर पार्टिकल्स कैन बी फ्लो, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या करना है? बराबर करना है। तो हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्वेशन किया कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे ना एक बात और याद रखना है कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं वो वॉल्यूम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम से रिलेटेड ना कंसंट्रेशन में हम लोग एक क्वांटिटी पढ़े थे जिसका नाम था मोलैरिटी। क्या? मोलैरिटी। तो वो यही है। अब सोचिए इक्वेशन नंबर 1 इसको C से इंडिकेट करते हैं, इक्वेशन 1 हो गया। और किस पे डिपेंड करेगा?
कोई तो और फैक्टर होगा जिस पे डिपेंड करे, बताइए। ये फ्लो है पार्टिकल का। फ्लो का मतलब क्या होता है? स्पीड। अब स्पीड किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हम लोग क्या पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी में, कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और काइनेटिक एनर्जी का तो खानदानी फॉर्मूला है क्या? हाफ mv स्क्वायर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मास तो बढ़ नहीं सिर्फ क्या बढ़ता है बताइए? वेलोसिटी। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी यानी फ्लो ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। यानी अगर पहले कम स्पीड से आ रहा है 30 डिग्री पे, हम 50 डिग्री कर दिए तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। यानी इसको रोकने के लिए हम लोग को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए क्या? कम एफर्ट। जैसे अगर कोई फ्लैट जमीन है, उस पर कोई साइकिल चला के आ रहा है, तो हम लोग जैसे फ्लैट है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। इस पे कोई साइकिल रोल करके आ रहा है, इसको रोकने के लिए आराम से रोक लेंगे। थोड़ा सा एफर्ट या एनर्जी लगाएंगे, दे कैन बी स्टॉप। लेकिन अगर इमेजिन करिए कोई स्लोप रोड है, एकदम ढलाव ऐसे, अब इस पे कोई साइकिल चला के आ रहा है जिसका ब्रेक फेल है, अगर उसको रोकना है तो किस में ज्यादा एफर्ट लगाना? इसका जो स्पीड होगा वो नॉर्मल, लेकिन इसका जो स्पीड होगा ग्रेविटी से तो बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे रोकने के लिए हमको और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल हम बताएं, लेकिन यहां पे पढ़ रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसका स्पीड नहीं बढ़ा सकते, हम लोग सिर्फ किसको बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर किसको बढ़ाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसको बढ़ाएगा? वेलोसिटी या फ्लो ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल, जिसको हम लोग ना मोबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। एक और एग्जांपल आप लोग देखो, क्रिकेट खेलते होंगे तो अगर कोई बैट से बहुत धीरे से बॉल मारा है, उसको पकड़ना है तो हम लोग को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ज्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन अगर कोई बहुत जोर से स्ट्राइक किया बैट से या तेजी से शॉट मारा, तो उसको रोकने के लिए क्या है? ज्यादा हम लोग को पावर लगाना पड़ता है, चोट भी ज्यादा लगता है। वही चीज, यानी इसका सेकेंड किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंडली डिपेंड कर रहा है किस पे? टेम्परेचर। अब इस दोनों को ना मिला देते हैं एक साथ। एलएचएस में तो दोनों पाई है, आरएचएस में क्या है देखिए, यानी पाई प्रोपोर्शनलिटी सी इनटू टी। और जब ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे ना, तो सबसे पहले दिया गया एक सॉल्यूशन कांस्टेंट, और प्रैक्टिकली एस का जो वैल्यू होता है वो दैट इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर। किससे? कैपिटल आर। यानी एस भी लिख सकते हैं, या इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? आर इंटू सी इंटू टी, यानी पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये हो गया। व्हाट इज सी? C is the concentration, जिसको हम लिख सकते हैं m by v या मोलैरिटी। What is T? T is temperature, जो केल्विन में लेना है। What is R? तो it is a gas constant। अब जिसका वैल्यू क्या लेना है? अब इसका जो वैल्यू है ना, वो हम लोग पढ़े थे आइडियल गैस इक्वेशन में, जिसको बोलते हैं PV is equal to nRT। याद करिए थोड़ा। अगर हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू लाना है एटीएम में, तो इसका वैल्यू लेना होगा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और अगर हमको इसका वैल्यू बार में लाना है, बार मतलब ये नहीं कि बार बियर बार जाकर मिलाना, नहीं, यूनिट। प्रेशर का एक यूनिट है बार। तब इसका वैल्यू लेना है 0.08314 भी ले सकते हैं, या लीटर बार पर केल्विन पर मोल, या 0.0831 बार लीटर को चूज करते हैं डीएम क्यूब में पर केल्विन पर मोल। या अगर हम बार में नहीं चाहते, हम चाहते नहीं बार अच्छा नहीं लग रहा है, सर घर वाला क्या बोलेगा, पास्कल में लेना है, तो हम बार को हटा के पुट कर सकते हैं 10 to the power 5। क्या पुट कर सकते हैं? 10 to the power 5। ये बिलोंग करता है न्यूमेरिकल पे। It is belongs to the numerical कि हमको पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का कौन सा यूनिट में निकालना है। अगर हमको यूनिट एटीएम में निकालना है तो ये लेना पड़ेगा, अगर हमको यूनिट बार में जजमेंट करना है तो हमको ये लेना पड़ेगा। If it is taken in पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तब हमको इस बार को हटा के पुट करना पड़ेगा 10 to the power 5। क्या? 10 to the power 5
तो ये हम लोग को इसका मतलब ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है। लेकिन अभी इसमें और भी चीज बाकी थोड़ा देखिए, तब यहाँ पाई इज इक्वल टू सी आर टी है। इस सी को हम क्या पुट कर सकते हैं, एन बाई वी, यानी हम इसको लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी आर टी, सी को हटा के पुट कर देते हैं पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, और ये v उठा के इधर करते हैं तो पाई v इज इक्वल टू व्हाट, एन आर टी। याद करिए थोड़ा सा ब्रेक में डाल के कि यही इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, pv इज इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। वहां पे p क्या था, प्रेशर, यहाँ पे पाई क्या है, प्रेशर। v क्या था, वॉल्यूम, यहाँ पे v क्या है, वॉल्यूम। n क्या था, नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल। r क्या था, गैस कांस्टेंट, यहाँ भी r क्या है, गैस कांस्टेंट। t इज टेंपरेचर बोथ। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम रखे हैं, वेंट हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हैं, या और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ये डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये वेंट ऑफ इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ सब के लिए नहीं, कौन से सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट जिसमें पानी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, उस कंडीशन पे पाई v इज इक्वल टू nRT। और ये टर्म्स हम लोग को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द वेंट ऑफ इक्वेशन, जिससे न्यूमेरिकल n क्या है, तो नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू n बाय v RT। n को हटा के हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, जो लीटर में होना चाहिए, इनटू r इनटू t। और इफ इट इज मिलीलीटर तो ऊपर 1000 पुट करना पड़ेगा। और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तब इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों आज हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, जो कि फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, और उसको बढ़िया से सबको ऑब्जर्वेशन करना है, घर में बढ़िया से पढ़ना भी है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट डे ना उसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसका न्यूमेरिकल्स भी बनाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेली लाइफ के लिए भी और एग्जाम के लिए। और अब हम इस वीडियो के एंड में पहुंच गए, जैसा कि हर दिन का ये रूटीन अब है कि हम लोग क्वेश्चन राउंड चैलेंज शुरू कर रहे हैं। तो आज के डे का जो फोर्थ डे है, क्वेश्चन जो चैलेंज है वो ये क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है, और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बस वो बेसिक कंसेप्ट है। तो ये फोर्थ डे का क्वेश्चन चैलेंज है, जो आप लोग के बोर्ड पे ये लिखा है, आप लोग को कॉपी करना है और खुद से बनाना है, और इसको बना करके जल्दी से जल्दी आप लोग को कमेंट करना है और बढ़िया से पढ़ना भी है। तो थैंक यू, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे